उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत खूबसूरत तरीके से रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ आप लोगों से जो है दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों का नॉलेज और आपका साथ निभाता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th कक्षा 11वीं इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों, सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आप लोग को इतनी आसानी तरीके से समझाने वाला हूं कि आप लोग जो है 12वीं में भी चले जाओगे, ग्रेजुएशन में भी चले जाओगे, तब भी आप लोग को जो ये चैप्टर याद रहने वाला है। तो आज हम लोग जो है एक एक चीज को जो है बेहतर उदाहरण के साथ समझेंगे और आप लोगों को इस तरह से मैं समझाऊंगा कि आप लोग को जो है हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग के जो है 100 में से 100 नंबर इतिहास के अंदर आने वाले हैं। तो बस आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप लोग आखिरी तक देखेंगे तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री का समझ में आएगा, और आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी पीडीएफ, ऐसी ऐसी पिक्चर लगाई इसके अंदर कि आप लोगों को लगेगा कि आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आसपास का समाज पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, मैंने बता दिया आपको। चैप्टर का नाम है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या समझने वाले हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, कि भैया मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें उन्होंने अपने समाज के अंदर बनाई थी, जिसकी कारण जो है हम लोगों को जो है सरकार ये चैप्टर पढ़ाती है। ये जो हम लोग सभ्यता पढ़ रहे हैं ये आज की नहीं, ये कम से कम 4000-5000 साल पहले की सभ्यता है। तो 4000-5000 साल पहले वो जो मेसोपोटामिया के लोग थे उन्होंने ऐसे कौन से आविष्कार कर दिए थे कि जिनकी वजह से जो है उनको, उनका जो पूरा रहन सहन है उसको हमको पढ़ाया जाता है। तो आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, जब हम कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कोशिश किया कीजिए कि आप लोग जो है अपने आप को उस टाइम पीरियड के अंदर रखो। मैं जो जो आपको बातें बताऊंगा तो आप लोग महसूस करो कि आप लोग उस दौर के अंदर है, आप 4000-5000 साल पहले जा चुके हैं। और जो जो आपको पॉइंट बताऊंगा अपने आप को उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग जो है इतिहास को बेहतर तरीके से न केवल पढ़ पाओगे बल्कि महसूस भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई मेसोपोटामिया शब्द को हम लोग समझते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी शब्द की इर्द गिर्द घूमने वाला है। ठीक है, तो देखिए शब्द क्या है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया शब्द का मतलब तो होता होगा कुछ, तो बिल्कुल होता है। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए मेसोपोटामिया शब्द का मतलब होता है, मेसोपोटामिया जो शब्द है दोस्तों वो एक यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा, यूनानी भाषा है। ठीक है, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से ये मेसोपोटामिया शब्द बना है। सबसे पहले जो मैसोस होता है, क्या होता है दोस्तों, मैसोस। मैसोस का मतलब होता है दोस्तों मध्य। क्या होता है दोस्तों, मध्य। किसी चीज का बीच का भाग उसको क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा शब्द आपका है, क्या है, दूसरा शब्द है आपका पोटेमस। क्या है दोस्तों, पोटेमोस। पोटेमोस का मतलब क्या होता है, पोटेमोस का मतलब होता है आपका नदियां। यानी कि मेसोपोटामिया जो है वो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। उदाहरण के तौर पर मानिए ये नदी बह रही है एक, ठीक है, और ये भी एक नदी बह रही है। क्या बह रही है दोस्तों, ये भी जो है एक नदी बह रही है। एक बार और बना देता हूँ, ये एक नदी बह रही है, ये भी एक नदी बह रही है। तो इसके बीच का जो एरिया है ना, इसके बीच का जो ये एरिया है, इसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया। क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो मेसोपोटामिया जगह थी ना वो 2 नदियों के बीच की जगह थी। ठीक है, कौन कौन सी 2 नदियां थी, वो 2 नदियां थी आपकी, एक तो पहली नदी तो थी आपकी दजला, दूसरी नदी थी फरात। इसी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को इन्होंने नाम दे दिया मेसोपोटामिया की जगह। क्या दे दिया दोस्तों, मेसोपोटामिया की जगह। ठीक है, तो हम लोग ये जो पूरा चैप्टर है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है कि भाई 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ का मतलब वो जगह होता है दोस्तों जहां पर खूब अच्छी फसल होती है। ठीक है, जहां पर जो मिट्टी होती है उसके अंदर खूब नमी होती है, उसके अंदर आप कुछ भी बोइए खूब अच्छी अनाज, खूब अच्छी फसल आपको देगा। तो मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह थी जो 2 नदियों के बीच में थी। कौन सी 2 नदियां थी दोस्तों, दजला और फरात। इसलिए वो जगह कैसी थी, बहुत उपजाऊ थी, बहुत फर्टाइल जगह थी। ठीक है, हाँ। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि भैया ये जो मेसोपोटामिया है ये तो 4000 साल पहले का इतिहास है, ये आज के क्षेत्र में कौन सा देश के अंदर ये जगह पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल डाउट सही है। तो ये आजकल जो ये क्षेत्र है वो इराक देश के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, इराक देश के अंदर। ये मैप में देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मैप में देखिए आप लोग बढ़िया से,
ये आपका ईरान देश हो गया, ठीक है। ईरान के ऊपर जाइएगा तो एक देश सीरिया पड़ेगा, सीरिया के बगल में लेबनान, और इसी के बीच में देखिए दजला और फरात नदी। थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये देखिए बढ़िया से देखिए, एक एक चीज़ जो है एग्जाम्पल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अभी साफ हो जाएगा। ये देखिए, ये जो है आपका ये सीरिया देश हो गया, ये फरात नदी है, ये दजला नदी है। इसी के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। और आज ये कौन से देश का हिस्सा है दोस्तों, तो ये आपके जो है इराक देश का हिस्सा। कौन से देश का हिस्सा है, इराक देश का हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेसोपोटामिया शब्द के बारे में जानकारी होगी। और ये कहाँ पर है, इराक देश के अंदर है। और ये कौन से दो नदियों के बीच का क्षेत्र है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, दजला और फरात नदी। इस दो नदियों की वजह से जो है दोस्तों इस सभ्यता को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी भी सभ्यता को बनाने के लिए, ठीक है। अब आप लोग के मन में आएगा भैया कि ये दजला फरात, ये जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग 12वीं के अंदर भी पढ़ने वाले हो। एक सभ्यता पढ़ोगे मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी सभ्यता एक नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो आप लोग के मन में एक सवाल आएगा कि भैया क्या कारण होता है कि जितनी भी सभ्यताएं होती हैं, जितने भी प्राचीन समय के लोग होते हैं, वो नदियों के किनारे ही क्यों बसते हैं, ठीक है। क्या कारण होता है कि वो लोग जो है नदियों के किनारे बसते हैं। तो नदियों के किनारे बसने के कई सारे फायदे होते हैं दोस्तों इतिहास के अंदर। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला फायदा क्या होता है कि नदियां ही सभ्यताओं को क्या देती है, जन्म देती हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अब नदी रहेगी तो नदी से क्या क्या फायदे होने वाले, नदी से बहुत तमाम फायदे होने वाले, बहुत सारे फायदे होने वाले। सबसे पहला फायदा क्या है, सबसे पहला आपका फायदा दोस्तों, नदी से जल की आपूर्ति होती है। यानी कि नदी अगर आपके आसपास में रहेगी तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप पीने के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। अब उस पानी को आप जो है भोजन के लिए यूज कर सकते हो, नहाने के लिए यूज कर सकते हो। तो जो पानी होता है जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो आपकी पहली जरूरत पूरी हो जाएगी, नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, पीने के लिए। उसके बाद में सेकंड, अगर आपके पास आसपास में कोई नदी रहेगी तो नदियों की सहायता से आप क्या कर सकते हो, अगर नदी रहेगी तो आसपास की जमीन कैसी रहेगी, उपजाऊ रहेगी, उस पर आसानी से खेती कर सकते हैं आप लोग। और जब आप लोग आसानी से खेती कर लोगे तो खेती करने के बाद आपको अनाज मिलेगा, ठीक है। तो अनाज मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, कृषि करोगे, कृषि करने के बाद आपको अनाज मिलेगा, अनाज से आप लोग अपना पेट भर सकते हो दोस्तों। क्या कर सकते हो, पेट भर सकते हो। तो इंसान जीने की सुविधा उसको होगी, पानी मिल ही रहा है उसको, उस मिट्टी से जो उसको खेती आसानी से हो ही जा रहा है, उसको अच्छे अच्छे अनाज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब वो अनाज खा के अपना जीवन निर्वहन कर सकता है, ठीक है। यानी कि अनाज उगाकर क्या कर सकता है, अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है, ठीक है। अब उसको खाने पीने की टेंशन खत्म होगी। उसके बाद में देखो, अब नदी की सहायता से क्या कर सकता है, नाव बनाकर, क्या बनाकर दोस्तों, ये देखिए नदी के अंदर जो है नाव बनाकर वो क्या कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, ठीक है। यानी कि आने जाने की भी सुविधा उसको मिल गई आराम से, है कि पानी के अंदर नाव बनाएगा जिसको जहां जाना अपना आज़ादी से घूम सकता है, बढ़िया से आने जाने की सुविधा उसको बढ़िया मिल गई। उसके बाद में अब देखिए, जब इंसान कहीं रहता है, ठीक है, समूह के अंदर रहता है, समाज के अंदर रहता है, तो इंसान जो होता है अपने साथ कुछ पशुओं को भी पालता है। क्या पालता है दोस्तों, पशुओं को भी पालता है। अब पशु को पालेगा तो पशुओं को भी तो पानी चाहिए होगा, चारा चाहिए होगा, घास चाहिए होगी, तो वो तमाम चीज़ें तो उसके पास पहले से ही हैं। वो क्यों पा रही, क्योंकि उसके पास आसपास में नदी है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जो है इंसान खेती करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, नदी है, ठीक है। उसके बाद में अब जब वो अपने साथ पशुओं को पालेगा, गाय पालेगा, देखिए गाय पालेगा, जब अपने साथ गाय पालेगा तो गाय को क्या खिला सकता है, गाय को चारा खिला सकता है। क्या खिला सकता है, चारा खिला सकता है। अब गाय उसको क्या देगी, गाय उसको दूध देगी, मांस देगी। तो यहाँ से उसको मांस वगैरह भी मिल जाएगा, दूध वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद में नदी के अंदर उसको क्या मिलेगी दोस्तों, नदी के अंदर उसको जलीय जीव मिलेंगे, नदी के अंदर उसको मछली मिलेगी, ठीक है, केकड़े मिलेंगे, कछुए मिलेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं इंसान जो है अपना पेट भर सकता है, उसको प्रोटीन वगैरह मिल सकता है। तो इसलिए जो होता है इतिहास के अंदर जितनी भी सभ्यताएं आप पढ़ोगे, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दजला फरात नदी के किनारे है। फिर आप जब कक्षा 12वीं के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। वो कौन सी नदी के किनारे है, वो है आपकी सिंधु नदी के किनारे है। फिर उसके बाद में आप लोग और भी कई सारी सभ्यताएं वगैरह पढ़ोगे। चीन के अंदर एक सभ्यता थी, वो पीली नदी के किनारे थी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जितनी भी सभ्यताएं होती है ना दोस्तों, एक नदी के किनारे इसलिए पनपती हैं क्योंकि नदी जो होता है वो कई सारी जरूरतों को क्या कर देता है, पूरी कर देता है। ये देखिए आप, ये मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है, इराक के अंदर है। ये देखिए दो धाराएं निकल रही हैं, एक दजला नदी जा रही है, एक फरात नदी जा रही है। इसके बीच का जितना भी ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ना आपको, इसके बीच का जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन एरिया आप लोग देख पा रहे हैं ना, यही सब मेसोपोटामिया, इसी क्षेत्र को ही मेसोपोटामिया बोला गया है। इसी क्षेत्र के अंदर मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग रहते थे, जिन्होंने जो है अपना खूब सारा विकास किया है। 4000 साल पहले वो लोग वो काम करके जा चुके हैं जो आज हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों से ये साथ चाहता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को आखिरी तक देखेंगे,
ताकि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके दोस्तों। ठीक है, अब सेकंड आपके मन के अंदर आएगा कि भैया मेसोपोटामिया के बारे में जानने की कौन कौन सी जानकारी है, इतिहासकारों ने कौन कौन सी जो है स्रोतों की सहायता से है मेसोपोटामिया के बारे में, क्योंकि 4000 साल पहले की बात है। यहाँ हम लोग 10 साल 20 साल पहले का जो हम लोग के पास किसी का स्रोत नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने 4000 साल पहले की चीज़ों को कैसे, इतिहास को कैसे उन्होंने आसानी से समझ लिया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला तो है इमारतें। इमारतों से जो हम लोग, इतिहासकार जो होता है इमारतों से कई सारी चीज़ों को समझ लेता है। ठीक है, तो इमारतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी हमें किसने दी, इमारतों ने दी। उसके बाद में सेकंड, मूर्तियों ने। मेसोपोटामिया की जब खुदाई हो रही थी, ठीक है, मेसोपोटामिया के कई सारे नगरों की खुदाई जब हो रही थी तो उसके अंदर कई सारी मूर्तियां निकली। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार की मूर्तियां वगैरह निकली, तो जिसके अध्ययन से हम लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में कई सारी जानकारी जुटाई। दूसरा चीज़ क्या था, आभूषण। और जैसे आभूषण का मतलब हो गया आपका हीरे जवाहरात वगैरह हो गए, ठीक है ना, तो उससे भी हम लोग को कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कब्रों की खुदाई से हम लोग को कई सारी चीज़ें मिल गई। औजार वगैरह किससे हमें कई सारी चीज़ें मिल गई। मुद्राओं से, ये देखिए मुद्रा से भी हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती है, भाई मुद्रा के ऊपर क्या, कौन सा चित्र अंकित है, कौन सी भाषा अंकित है, मुद्रा किसकी है, चांदी की, सोने की, तो उससे भी हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो है, हजारों लिखित दस्तावेजों और मिट्टी की पट्टियां मिली, यानी कि मिट्टी की बनाई हुई क्या मिली, पट्टियां मिली हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मेसोपोटामिया को जानने के लिए। उसके बाद में मेसोपोटामिया का भूगोल क्या है दोस्तों, मतलब मेसोपोटामिया मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि इराक देश के अंदर, वर्तमान का जो इराक देश है उसके अंदर कभी 4000 साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको एक बार और समझ लेते हैं कि मेसोपोटामिया जो है उत्तर पूर्व में क्या है दोस्तों, हरे भरे घास के मैदान। ठीक है, ये जितना भी ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, हरे भरे घास के मैदान थे। उसके बाद में ऊंची भूमि, स्टेपी घास के मैदान। उसके बाद में दजला और फरात नदियां जो थी, सहायक नदियां। उसके बाद में इसके दक्षिण में जाओगे तो क्या था, रेगिस्तानी एरिया है, क्योंकि ये जो इराक ईरान है ना, इसका कुछ एरिया जो है वो क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये आपका भूगोल हो गया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मेसोपोटामिया में जो दजला फरात नदी के किनारे ही क्यों लोग बसे थे मेसोपोटामिया के अंदर, ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, है ना, कि बच्चों को जो बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल जाए, नहीं तो बच्चे को जो है चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब देखिए, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, या सबसे एक और सबसे जो फेमस इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका टॉपिक है दोस्तों ये, कि भाई मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित कीजिए एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या देने, क्या कारण है कि हम लोगों को जो है मेसोपोटामिया पढ़ाया जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में कि 4000 साल पहले की चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो सरकार जो हम लोग को पढ़ाना चाह रही है। कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई उपलब्धि होगी मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की, समाज की, जो हम लोग को ये 4000 साल के बाद भी हम लोग को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनकी। तो बिल्कुल है, बिल्कुल उन्होंने जो 4000 साल पहले वो तमाम चीज़ें कर ली हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो हम लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं दोस्तों। तो देखिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान, उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान था दोस्तों। क्या था दोस्तों, उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान था। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसके अंदर क्या नई बात हो गई, तो बिल्कुल नई बात है। हम लोग आज इतने अत्याधुनिक हो चुके हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फ़ोन है, सब कुछ है, हाईटेक हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर या विदेशों में कई मतलब लाख लोग ऐसे होंगे जो अभी भी क्या है, निरक्षर है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। लेकिन उस समय जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने खुद लिखना पढ़ना सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद में कैसे पढ़ते थे, मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर, कीलाकार लिपि से लिख करके पढ़ाई लिखाई करते थे वो लोग। उसके बाद में गणित की गणनाओं का विकास किया उन लोगों ने। आज जो हम लोग साल को 300 साल, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं ना दोस्तों। साल में पूरे जो है 365 दिन जो हम लोग बोलते हैं ना, और उसके बाद में 30 दिन का महीना, महीने के अंदर 4 हफ्ते, ये सब मेसोपोटामिया वाले लोग उसी समय से इन लोगों ने ये उन्होंने ही बनाया एक तरह से, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, कि पूरे दिन भर को कितने घंटों में बांटते थे, 24 घंटों के अंदर बांटते थे। ठीक है, पूरे साल को 365 दिन के अंदर बांटना, उसके बाद में महीनों को 4 हफ्तों के अंदर बांटना, ये सब मेसोपोटामिया लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेशन करना भी आता था उन लोगों को, जोड़ना घटाना भी आता था। उसके बाद में क्या विशेषताएं थी, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था। उस समय के लोगों ने जो है शहरीकरण को बना दिया था। उस समय गांव थे ही नहीं,
उनका जो मेसोपोटामिया का प्रत्येक जो नगर था वो नगर था दोस्तों, कस्बा था दोस्तों। उनके पास सारी शहर की सुविधाएं वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। उनका सामाजिक व्यवस्था पूरा शहरीकृत सामाजिक व्यवस्था था। इसलिए चैप्टर का नाम ही रखा गया लेखन कला और शहरी जीवन। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो शहरी वाला जीवन जीते थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में विद्यालय जैसी संस्थाएं थी, विद्यालय वगैरह जैसी संस्थाएं बना रखी थी उन्होंने। उसके बाद में 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, यानी कि उस समय लोगों ने बस्तियों का विकास कर लिया था, टाउन्स बना लिए थे। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना। अब देखिए उस समय जो विवाह वगैरह होते थे ना, कानूनी दस्तावेज के साथ होते थे। लड़का लड़की जब शादी करते थे तो कानूनी उनको हस्ताक्षर वगैरह करने पड़ते थे, ठीक है। जो आज हम लोग देखते हैं कोर्ट मैरिज जिसको बोलते हैं ना, कोर्ट के अंदर जाके मैरिज कराते हैं, उस समय ये लोगों ने चीजें बना ली थी। उसके बाद में शहरीकरण वाली सुविधाएं कई सारी उनके पास थी, जैसे व्यापार करते थे वो लोग, सामान को खरीदते बेचते थे, माल की आवाजाही होती थी और खरीदने बेचने पे मोहरों का प्रयोग करते थे। आज जैसे हम लोग करेंसी का यूज करते हैं ना कि 10 रुपए की चॉकलेट खरीद ली तो हम लोग 10 रुपए का पैसा दे देते हैं, तो सेम उसी तरह से उन लोगों ने जो है सामान को खरीदने बेचने को आसान बनाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? मोहरों का प्रयोग किया था। ये देखिए, ये मिट्टी की लिपियां, मिट्टी की जो है ये लोग वो बनाते थे और इसके ऊपर जो है कीलाकार कील नुकीली चीज से लिखते थे, फिर ये सूख जाती थी, फिर इसको जो है ये लोग यूज करते थे पढ़ने लिखने के लिए। ये सिक्कों का उन्होंने चलन शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक व्यापक कृषि, वो लोग दजला फरात नदी के बीच में खूब दबाकर कृषि करते थे, खूब खेती करते थे। और खेती करने के बाद जो अनाज होता था, कुछ अनाज तो अपने जीवन निर्वाह के लिए रखते थे, जो बच जाता था उसका क्या करते थे, उसका व्यापार करते थे दोस्त। यानी कि वो लोग ट्रेडर्स थे। उस समय के इन लोगों ने जो है अर्थव्यवस्था शब्द को मतलब बना लिया था, जी लिया था अर्थव्यवस्था शब्द को। तो ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से जो है हम लोग किसको पढ़ते हैं, हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि उस समय के लोगों ने जो देखिए क्या क्या विकास कर दिया था, इसलिए सरकार जो है हम लोग को ये सब चीजें पढ़ाती है। उसके बाद में देखिए 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों है आपका मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व है, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर जो था शहरीकरण था। तो देखिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वो क्या कारण है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो शहर वाले थे, ठीक है। तो देखिए दजला और फरात के मध्य उपजाऊ भूमि होने के कारण खूब अच्छी कृषि, ठीक है, होती थी और अधिक अनाजों का क्या होता होगा, उत्पादन होता होगा। अब मान देखिए जब दजला फरात नदी है तो वहां पर खूब लोग कृषि करते थे, ठीक है, खूब कृषि करते थे, खूब अनाज होता था, ठीक, बहुत अनाज होता था। उसके बाद में जब अधिक खाद्य उत्पादन से मेसोपोटामिया की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब देखिए दूर दूर के लोग भी जो है वहां पर जमीनें खरीदने लगे मेसोपोटामिया के अंदर, क्योंकि वहां की जमीन कैसी थी, वहां की जमीन एक तरह से सोना थी। अब कुछ भी बोइए उसके अंदर उग जाता था, खूब अच्छी मात्रा में उगता था। तो उस समय वैसे इतनी भूखमरी होती थी लोगों के पास, तो लोग दूर दूर से आकर के मेसोपोटामिया के अंदर बसने लगे। किस लिए बसने लगे? क्योंकि उनको वहां पर अच्छा जीवन मिल रहा था, उनको अच्छा खाना मिल रहा था वहां पर, ठीक है, अच्छा पानी की सुविधा वगैरह थी। तो इसलिए मेसोपोटामिया की जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब जनसंख्या, अब धीरे धीरे गांव था, अब गांव जैसी जनसंख्या बढ़ने लगी कस्बे बनने लगे, लोगों ने एक अर्थव्यवस्था को जन्म दे दिया। अब देखिए एक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पनपने लगी। कैसी अर्थव्यवस्था पनपने लगी, मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए अर्थव्यवस्था इस तरह से पनपने लगी कि खाद्य उत्पादन के अलावा अनाजों का व्यापार आरंभ। अब देखिए कुछ लोगों जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इतना ज्यादा अनाज उगाने लग गए कि वो मान लीजिए कि साल भर अपने लिए रख भी लेते थे ना अनाज, उसके बाद भी कई बहुत सारा अनाज बच जाता था। जब अनाज बचने लग गया तो उन्होंने बोला इसको अगर बचा के रखेंगे तो ये सड़ जाएगा। तो उन्होंने उस अनाज का क्या शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। उन जगहों पर अनाज को बेचना शुरू कर दिया जहां पर अनाज नहीं उगता था। अब वो लोग व्यापारी बन गए दोस्तों। तो इस तरह से उन्होंने एक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। देखिए उसके बाद में जिससे विदेशी व्यापारी भारी संख्या में कस्बों में आने लगे, जिससे कस्बा अब नगर बनने लगे। अब देखिए दूर दूर के जो क्षेत्र थे ना, जो रेगिस्तानी क्षेत्र जहां पर अनाज उगा ही नहीं सकते थे, वो लोग भी तो अनाज खाएंगे ना, उनको भी तो जिंदा रहना है। तो वो लोग जो है अनाज की तलाश के अंदर कहां पर आने लगे, मेसोपोटामिया के अंदर आने लगे, ठीक है। मेसोपोटामिया के अंदर क्या करने आने लगे, मेसोपोटामिया में आने लगे, वहां से लोगों से क्या खरीदने लगे, अनाज खरीदने लग गए, ठीक है। इस तरह से आयात निर्यात या व्यापार शुरू हो गया। उसके बाद में दोस्तों मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन की सुविधा होने लगी। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि तरह तरह के लोग काम करने शुरू कर गए। कोई मोची बन गया उसके अंदर, उसके बाद में कोई लोहार बन गया, कोई सुनार बन गया उसी के अंदर, कोई जो ज्यादा पैसे वाला था वो लोगों को कर्जा देने लग गया, सूदखोर बन गया, ठीक है, कोई घर बनाने लग गया। तो इस तरह से श्रम का विभाजन हो गया दोस्तों। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पहले सारी कृषि करते थे, लेकिन जब उन्होंने अधिक अनाज उत्पादन शुरू कर दिया तो लोगों ने जो है अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग काम धंधे करना शुरू कर दिया। उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में क्या है,
मेसोपोटामिया में लोग दजला फरात नदियों की सहायता से परिवहन करते थे, जलमार्ग। अब देखिए लोग क्या करते थे, लोग ये करते थे कि लोग ये करते थे दोस्तों कि मान लीजिए कि उनको जो है बहुत दूर तक जाकर जो अनाज बेचना होता था, तो वो क्या करते थे, अब वो लोग बैलगाड़ी या पैदल तो जाएंगे नहीं, बहुत दिनों में पहुंचेंगे, तो वो लोग जो है दजला फरात नदियों की सहायता लेते थे। किसकी फायदा लेते थे वो लोग? दजला फरात नदियों की सहायता से जो है वो लोग नाव बना करके अपने अनाज को जो है पानी की सहायता से, जलमार्ग की सहायता से दूसरे क्षेत्र में जाते थे और उसको सामान को अपने बेचते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि बैलगाड़ियों की सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ियों की भी सुविधा थी। ठीक है, उसके बाद में लेन देन का हिसाब मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। अब देखिए वहां के लोग जो हैं लेन देन का हिसाब, यानी कि किसने कितना सामान बेचा, ठीक है, किसने कितना सामान खरीदा, इन सब का वो लोग हिसाब किसके अंदर रखते थे? उन सब का हिसाब वो लोग रखते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। किस पे लिखते थे दोस्तों? मिट्टी की पट्टिकाओं पर। ये देखिए मिट्टी की पट्टिका कैसी थी, मैंने आप लोग को अभी दिखाई थी ना मिट्टी की पट्टिका। ये देखिए मिट्टी की जो पट्टिका, इस वाली मिट्टी की पट्टिकाओं पे सारा कैलकुलेशन वगैरह हिसाब किताब वो लोग लिखते थे। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मेसोपोटामिया में एक सामाजिक संगठन। अब देखिए अब कहीं पर भी अगर बहुत विशाल पैमाने पर व्यापार होगा तो वहाँ पर वहाँ का जो स्थानीय शासक होगा, राजा होगा, वो चाहेगा ना भैया कि यहाँ पर बाजार लग रहा है तो जो व्यापारी हैं वो सुरक्षित आएँ, ठीक है, उनका सामान कोई ना छीने, उन पर आक्रमण कोई ना करे, बाजार के अंदर सब सही दाम पर सामान बेचें, सबको सुरक्षा मिले, बाजार समय पे खुले, समय पे बंद हो। तो इसका ध्यान रखने के लिए कोई शक्तिशाली इंसान तो होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया के अंदर ये काम करता था सामाजिक संगठन। ठीक है, हाँ। समाज में कानूनी दस्तावेजों जैसे विवाह उत्तराधिकार मामले संबंधित थे। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। समाज में क्या था? एकल परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली, जो आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि जो बेटा होता है वो शादी करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप कहीं और रह रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली हो। आजकल की जो ज्वाइंट फैमिली का तो वो खत्म ही हो गया है। तो उस समय लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो ये सब क्या है? ये सब उपलब्धियां हैं। ठीक है, ये सब शहरीकरण के महत्व हैं। इन्हीं की वजह से जो है सरकार हम लोग को क्या पढ़ाती है? मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व पढ़ाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये मेसोपोटामिया में शहरीकरण समझ में आया होगा, क्या क्या विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप लोग जो है यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में अब देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेसोपोटामिया में लोग दजला फरात नदी की सहायता से क्या करते थे? परिवहन करते थे। ये देखिए ये नदी है, ये जो है आपकी नाव बना रखा है यहाँ पे। इस नाव की सहायता से जो लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को बेचने के लिए ले जाते थे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर फैमिली, इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली होती थी। ठीक है, ये समाज के अंदर, मेसोपोटामिया के समाज के अंदर क्या था? मेसोपोटामिया के समाज के अंदर न्यूक्लियर फैमिली था। ठीक है, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और उसके बाद में आगे कौन सा टॉपिक है दोस्तों? देखिए अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास के बारे में बताइए। हमें कैसे पता चलता है कि भाई मेसोपोटामिया के लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं, क्या क्या खासियत थी उनकी। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो देखिए मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मिट्टी की जो पट्टिकाएं थी, ये देखिए ये गीली मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे। ठीक है, अब उसको जो है किसी नुकीली चीज़ से लिख लेते थे। जब नुकीली चीज़ से लिख लेते थे फिर इसको धूप के अंदर 1 घंटे 10-20 मिनट रखते थे। अब जब मिट्टी को आप धूप के अंदर रखोगे तो वो सूख जाएगी, बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। अब मजबूत होने के बाद जो है वो जो लिखा है आपने वो हमेशा परमानेंट उसके ऊपर रहता है। तो इस तरह से जो है उनको कुछ लिखना होता तो मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखकर किसी को दिया करते थे। जैसे आज हम लोग कागज़ पे लिखकर किसी को देते हैं ना, तो उसी तरह से वो लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिख के दिया करते थे, क्योंकि उस समय कागज़ की खोज तो हुई नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक तरीका बना लिया। ठीक है, उसके बाद में मेसोपोटामिया वासी अक्कदी भाषा है, सुमेरियन भाषा है, हिब्रू, आरामाइक जैसी भाषाओं को बोलते थे। ये उनकी लैंग्वेजेस थी। ठीक है, ये इस लैंग्वेजेस के अंदर बातें करते थे। उसके बाद में लिखने के लिए सैकड़ों चिन्हों का उपयोग करते थे। जैसे आज हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे देवनागरी लिपि है तो उसके अंदर स्वर्ण है दोस्तों, व्यंजन है। तो उसी तरह से वो लोग अपनी भाषाओं के अंदर उनके चिन्ह होते थे, प्रतीक होते थे। ठीक है, लिखने के लिए सैकड़ों चिन्हों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में चिन्हों की संख्या जो थी अत्यधिक पेचीदा थी। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग चिन्ह वगैरह थे। मान लीजिए कि हमारी हिंदी भाषा है, 100 साल के बाद अगर हमारी हिंदी भाषा को कोई 100 साल के बाद कोई इंसान पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है 4000 साल पुरानी भाषा को थोड़ा सा हमारे लिए पेचीदी है। उसके बाद में शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए
लेखन कला का विकास हुआ था। शहर में जो लोग हिसाब किताब रखते थे ना, तो उन लोगों ने जो है लेखन कला का क्या किया, विकास किया। इस तरह की देखिए मोहरें बनाई जाती थी। लोग अपनी सुविधा के लिए चीज़ों को लिखते थे कि, है ना, मान लीजिए कि कोई जमींदार है, कोई सूदखोर है, उसने किसी को जो है ब्याज पे पैसा दिया है। अब उसको वो मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिख लेता था। मान लीजिए कि वो 2 साल के बाद मर गया, लेकिन पैसा तो है ना, तो उसका जो बेटा है, पुत्र है, वो उस मिट्टी की पट्टिका के आधार पर जो है अपने पिता का दिया हुआ पैसा वसूल करता था। ठीक है, तो एक तरह का वो क्या हो गया, साक्ष्य हो गया। ठीक है, तो ये था लेखन कला का विकास, इस प्रकार से मेसोपोटामिया के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एक टॉपिक इसके अंदर आता है कि क्या खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे। आप समझने, खानाबदोश क्या होता है? खानाबदोश वो लोग होते हैं जिनका अपना जो है एक स्थायी घर नहीं होता है, स्थायी निवास स्थान नहीं होता है। वो अपने साथ जो है कई सारे जानवरों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। ठीक है, चारे की तलाश में। ठीक है, जिस उनके साथ कई सारे पालतू जानवर वगैरह रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, खानाबदोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खानाबदोश पशुचारक बोलते हैं। ठीक है, जो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। तो सवाल इसके अंदर यह आता है कि भाई खानाबदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे क्या मेसोपोटामिया के अंदर? तो देखिए, पढ़ते हैं इसको। खानाबदोश पशुचारक अपने जानवरों को फसलों से सजे खेतों से गुजारते थे। अब देखिए, कुछ खानाबदोश पशुचारक इतने बदतमीज होते थे मेसोपोटामिया के अंदर कि मेसोपोटामिया के जो किसान जिन्होंने फसलें बो रखी, जब फसलें बड़ी हो जाती थी तो खानाबदोश पशुचारक जो होते थे उन फसलों में से अपने जानवरों को लेकर गुजारते थे। ठीक है, जिससे कि फसलें क्या हो जाती थी, सारी नुकसान हो जाती थी। कुछ जानवर खा जाते थे, कुछ पैरों से जो उनको खराब कर देते थे। उसके बाद में कई बार खानाबदोश पशुचारक कस्बे पर क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते थे और लूटपाट करते थे। कई सारे जो खानाबदोश पशुचारक थे अपने साथ क्या लेके चलते थे, हथियार वगैरह लेके चलते थे। ठीक है, वो लोग ग्रुप में चलते थे दोस्तों। ये देखिए, खानाबदोश पशुचारक हैं, वो लोग ग्रुप में, कई सारे लोग होते थे, उनके पास हथियार होते थे, और वो लोग कई बार क्या करते थे, जो कस्बे होते थे मेसोपोटामिया के, उस पर क्या कर देते थे, आक्रमण। आक्रमण किस लिए करते थे? लूट के लिए। ठीक है, लूटपाट करते थे। उसके बाद में वे अनाजों की चोरी भी करते थे। ठीक है, उसके बाद में कई बार क्या होता था कि जो व्यापारी मेसोपोटामिया के अंदर सामान को खरीदने या बेचने के लिए जा रहे होते थे, बीच रास्ते में व्यापारियों का सामान एवं धन को क्या कर लेते थे, ये लोग लूट लेते थे। ठीक है, ये अपनी फौज बनाकर शासन भी करते थे। क्या करते थे, मान लीजिए कि इन्होंने जो है अपनी फौज बना ली है। देखिए, ये लोग जो है अपनी फौज बना करके स्थानीय शासकों को क्या कर देते थे, हरा देते थे। जब हरा देते थे तो उनको गुलाम बना लेते थे और उसका तमाम जितना पैसा था सब उसको लूट करके आपस में बांट लेते थे। तो इस तरह से जो है खानाबदोश पशुचारक जो हैं वो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के लिए खतरा थे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक आपका टॉपिक है दोस्तों इसके अंदर कि प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बाद भी क्या मेसोपोटामिया में जो कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। मतलब सवाल ये बोल रहा है कि भाई हमको ये पता है कि भाई दजला फरात नदी की वजह से मेसोपोटामिया के अंदर जो है उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी जो कृषि थी वो कई बार संकटों से घिर जाती थी? तो बिल्कुल संकटों से घिर जाती थी। तो कैसे घिर जाती थी? तो देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कई बार दजला फरात का ज्यादा जलस्तर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता था और फसलें क्या हो जाती थी, बाढ़ग्रस्त हो जाती थी। कई बार तो इतना ना ज्यादा पानी आ जाता था दजला फरात नदी के अंदर कि भाई जो है वो सारी फसलों को क्या कर देता था, नुकसान ले आता। देखिए, कई बार इतना ना पानी हो जाता था कि बाढ़ ले आता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है फसलें नुकसान हो जाती थी। उसके बाद में और कई बार दजला फरात में कम या ना के बराबर जल सूखे जैसी चुनौती ले आता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि भैया दजला फरात जो है बिल्कुल सूख जाती थी क्योंकि ढंग से बारिश नहीं होती थी। ठीक है, अब बारिश नहीं होगी तो नदी कैसे जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, और आसपास में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। जब सूखा पड़ जाएगा तो किसान खेती कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि किसानों के लिए सिंचाई का एक ही साधन था, दजला फरात की नदियों का पानी। उसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, पशुचारक या गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के बहाने बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे फसलें क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। ठीक है, सबसे बड़ी सिरदर्दी तो ये लोग भी थे। फिर उसके बाद में कई बार फसलों में जो है कीटनाशक बीमारी आ जाती थी और फसलें क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है मेसोपोटामिया के अंदर जो है फसलों का नुकसान हो जाता था। कई बार कृषि जो है इन तमाम कारणों की वजह से संकट के अंदर फंस जाती थी। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि अगला टॉपिक क्या बोल रहा है। अगला टॉपिक है कि मेसोपोटामिया में परिवार
एवं विवाह के नियम किस प्रकार के थे, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमको क्या बताना है इसके अंदर, हम लोग को समझना है कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर समाज कैसा था, लोग कैसे थे, क्या लोग शादी करते थे, शादी की कौन कौन सी विधियां थी, ठीक है, लोग कौन से प्रकार का परिवार को बनाते थे, एकल परिवार को बनाते थे या सामूहिक परिवार को। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसको भी समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया का समाज एकल परिवार था, यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जो था न्यूक्लियर फैमिली को जो है लोग बहुत आदर्श मानते थे, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पति पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट, पिता परिवार का मुखिया होता था, यानी जो पिता होता था वो परिवार का क्या होता था, मुखिया होता था। आज भी क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी कैसी है दोस्तों, हमारी सोसाइटी आपकी कैसी है, पितृसत्तात्मक। कैसी है दोस्तों, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक या जिसको पेट्रियार्की बोलते हैं, जिसके अंदर घर के सारे जो अहम फैसले होता है वो कौन लेता है, पुरुष लेता है। उसके बाद में विवाह करने के बारे में घोषणा होती थी। मान लीजिए किसी बच्चे को विवाह करना है, किसी लड़की को विवाह करना है, तो वो जो है अपने माता पिता से जो है ये बात रखती थी कि भाई मुझे जो शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद में लड़की के माता पिता उसके विवाह के लिए सहमति देते थे, ठीक है। सहमति जरूरी होती थी, अगर बच्चे को शादी करनी है तो उसके माता पिता क्या देंगे, कंसेंट देंगे, सहमति देंगे, तभी विवाह हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से विवाह होता था उस समय मेसोपोटामिया के अंदर। लड़की के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। विवाह के बाद उपहारों का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। जैसे आज हमारे समाज के अंदर दहेज प्रथा वगैरह है, जब शादी होती है तो लड़की वाले जो होते हैं लड़की को कई सारे गिफ्ट वगैरह उपहार देते थे। तो ये सब वहाँ से चलती आ रही है परंपरा, ठीक है। ये सब जो है 4000 साल पहले की परंपरा जो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो चीज़ों को जोड़ पा रहे होंगे कि क्यों हम लोग जो है मेसोपोटामिया सभ्यता को पढ़ते हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो आज हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर फॉलो करते हैं, मेसोपोटामिया वाले 4000 साल पहले ये सब चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने नई नई चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद में पुत्री को उसका हिस्सा विवाह के बाद मिलता था। देखिए कितनी अच्छी बात है। उस समय जो होता था कि मान लीजिए कि लड़की की शादी हो गई, ठीक है, तो पिता की संपत्ति में उसकी पुत्री का भी हिस्सा होता था। जब पुत्री की शादी हो जाती थी तो पिता जो है अपनी पुत्री की नाम की जो संपत्ति होता था वो अपनी पुत्री को वापस कर देता था। विवाह के बाद मंदिर में भेंट चढ़ाया जाता था, ठीक है। विवाह होने के बाद जो है लोग अपनी जो है श्रद्धा के अनुसार अपने मंदिर के अंदर जाके क्या करते थे, भेंट चढ़ाते थे, ठीक है। जैसे आज हम लोग हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, जब शादी होती है तो शादी से पहले जो लड़का होता है वो मंदिर के अंदर पूजा करने जाता है घोड़ा पे चढ़ करके, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उस समय हुआ करती थी। फिर उसके अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दोस्तों, कि मेसोपोटामिया के अंदर श्रम विभाजन क्या था, ठीक है, लेबर डिवीजन क्या था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिए इसको भी बढ़िया से जो है हम लोग समझते हैं, श्रम विभाजन क्या होता है। मेसोपोटामिया के नगरों में हर व्यवसाय के लोग पाए जाते थे, यानी कि हर काम धंधा करने वाले लोग पाए जाते थे। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले से लेकर ब्याज पर धन देने वाले तक, यानी कि हर काम करने वाले लोग थे, ठीक है। बाल काटने वाला भी होता था, घर बनाने वाला भी होता था, लोहार भी होता था, सोनार भी होता था, शिक्षक भी होता था, डॉक्टर भी होता था, ठीक है। तो हर व्यवसाय के लोग पाए जाते थे। नगर के लोग अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न या दी जाने वाली सेवाओं पर आश्रित थे। अब मान लीजिए कि वहाँ जो नगर के लोग थे ना वो एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर थे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बहुत पैसे वाला अमीर बंदा है, वो बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास ना जाएगा जी, वो खुद थोड़ी ना अपना इलाज कर लेगा। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सब क्या थे, निर्भर थे। एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती थी और वह स्वयं इस औजार नहीं बना सकता था, तो इसलिए वो व्यापारी पर निर्भर करता था, ठीक है। जो व्यापारी उसको जो है मुद्रा बनाने के लिए औजार देगा तब वो उसको बनाएगा। उसके बाद में औजार बनाने वाले धातु तांबा लाने के लिए व्यापारी पर क्या होता था, आश्रित होता था, ठीक है। जब व्यापारी जो है धातु तांबा वगैरह लेके आएगा तभी ना वो लोग औजार बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसी को क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन, यानी कि श्रम का क्या था, विभाजन था, ठीक है। ये देखिए फोटो के अंदर दिखा रखा है ना, ये फॉर एग्जाम्पल देखिए कि किस प्रकार से जो है एक डॉक्टर का अपना अलग काम है, एक फार्मर का एक अपना अलग काम है, मैकेनिक का अलग काम है, ठीक है, कैशियर का अपना एक अलग काम है। तो इसी को बोलते हैं लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मेसोपोटामिया के अंदर भी जो लोग थे एक दूसरे पे निर्भर होते थे, ठीक है। आगे है कि अगला टॉपिक है इसके अंदर दोस्तों, शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना आवश्यक क्यों था, या सामाजिक संगठन के बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए शहर के कुछ जिम्मेदार एवं शक्तिशाली लोग मिलकर कर एक समिति या संगठन बनाते थे, ठीक है। ये क्यों बनाते थे संगठन, मकसद शहर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना।
अब मेसोपोटामिया कोई छोटा मोटा तो था नहीं, इतना बड़ा शहर, इतना विख्यात कि विदेश से व्यापारी आते थे यहाँ पर सामान खरीदने बेचने के लिए। तो इतनी बड़े बाजार को, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को बचा कर रखने के लिए, एक अच्छी तरह से चलाने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, उसी के बाद में व्यापारियों को सुरक्षा देना। मान लीजिए कोई व्यापारी आ रहा है, बीचों में उसको सामान छीन लिया, जैसे पशुचारक वगैरह छीन लेते थे सामान, तो इससे क्या होगा, इससे मेसोपोटामिया की बदनामी ना होगी कि भाई मैं तो वहाँ पर सामान बेचने जा रहा था या खरीदने जा रहा था, मेरे को बीच में जो है चोरों ने, जो डाकुओं ने मेरा सामान ही छीन लिया। तो कोई व्यापारी जाएगा मेसोपोटामिया सामान खरीदने के लिए, इस तरह से क्या होगा, मेसोपोटामिया की बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए जो है सामाजिक संगठनों ने जो है सुरक्षा देना शुरू कर दिया। उसके बाद में बाजारों को संगठित तरीके से लगाना है कि भाई इस टाइम पे बाजार खुलेंगे, इस टाइम पे बाजार बंद होंगे। ठीक है, ये सामान बेचा जाएगा, किसी से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यापारी आ रहा तो उसको रहने की व्यवस्था दी जाएगी। ठीक है, अब कितने दिन के लिए आ रहा है, कितने दिन के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कौन डिसाइड करता था या कि कौन इसका वो उपलब्धता कराता था, तो सामाजिक संगठन। नागरिकों की सुरक्षा देखना उनका काम था, सामाजिक संगठनों का। सड़कों की मरम्मत करवाना उनका काम था। बाजार में सामानों का उचित दाम तय करवाना उनका काम था। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए कि कोई खरीदने बेचने आ रहा है, कोई व्यापारी है, उसका कोई सामान छीन लिया तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से करने के लिए जो है एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता थी। ठीक है, तो यही सामाजिक संगठन जो है मेसोपोटामिया के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाता था। तो ये था दोस्तों आपका पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस की मेसोपोटामिया में कई सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस की इसके अंदर कि भाई मेसोपोटामिया में शहरीकरण क्या था, शहरीकरण की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मेसोपोटामिया को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, ये हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मेसोपोटामिया में जो था दजला फरात नदी के किनारे क्यों बसी थी मेसोपोटामिया सभ्यता, है ना। ये देखिए आपका मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, ये हरा हरा जितना भी दिख रहा है दजला फरात नदी के उपजाऊ भूमि है। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया का भूगोल हम लोगों ने समझा कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हमने देखा कि कौन से देश के अंदर मेसोपोटामिया है, इराक देश के अंदर है दोस्तों, है ना, ये दजला फरात नदी वाला एरिया। फिर हम लोगों ने कई सारी चीज़ इसके अंदर डिस्कस की। यही आपका पूरा टॉपिक था, जिसका नाम है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन, अध्याय 1, कक्षा 11वीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझी हैं आपने, तो प्लीज़ इसके बदले आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से जो है अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जय हिंद दोस्तों।